हेलो एवरीवन, आई एम चाम्स और आज हम बात करते हैं हीट रिलेटेड इलनेस के अंदर एक और टॉपिक दैट इज हाइपोथर्मिया। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ये आखिरकार हाइपोथर्मिया होता क्या है। हाइपोथर्मिया का सिंपली मतलब होता है बॉडी का टेम्परेचर जब 35 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाए। बॉडी का टेम्परेचर जब 35 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाए, उस कंडीशन को, उस स्टेट को हम बोलते हैं हाइपोथर्मिया। हाइपो मतलब कम, थर्मिया मतलब हीट या फिर टेम्परेचर। अब भाई हाइपोथर्मिया तीन टाइप्स का होता है, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। अगर हमारा बॉडी टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस से कम होकर 32 डिग्री सेल्सियस तक आ रहा है, 35 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच में है तो माइल्ड हाइपोथर्मिया होगा। 32 से अगर 28 डिग्री सेल्सियस के बीच में अगर हमारा बॉडी टेम्परेचर हो गया है तो मॉडरेट हाइपोथर्मिया हो जाएगा। और अगर बॉडी टेम्परेचर भाई 28 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो गया है तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे सीवियर हाइपोथर्मिया। अब भाई दो टर्म्स होते हैं, प्राइमरी हाइपोथर्मिया एंड सेकेंडरी हाइपोथर्मिया। प्राइमरी हाइपोथर्मिया का मतलब होता है कि बॉडी का टेम्परेचर कम हुआ है, क्यों? क्योंकि उसको बहुत ज्यादा कोल्ड एक्सपोजर का सामना करना पड़ा है। बॉडी का टेम्परेचर कम हो गया क्योंकि वो बहुत ज्यादा समय तक ठंडक में रही है, बहुत ज्यादा उसे एक्सपोजर हुआ है किसका? कोल्ड एनवायरनमेंट का। और इसमें जो हीट प्रोडक्शन है हमारी बॉडी में वो नॉर्मल है। टेम्परेचर कम हुआ है केवल इसलिए क्योंकि बॉडी ने बहुत ज्यादा कोल्ड एनवायरनमेंट का सामना किया है। वहीं सेकेंडरी हाइपोथर्मिया का मतलब हुआ है कि हाइपोथर्मिया या बॉडी का टेम्परेचर कम हो रहा है बिकॉज ऑफ सम पैथोलॉजी, बिकॉज ऑफ सम क्लिनिकल कंडीशन इन द बॉडी। फॉर एग्जांपल हाइपोथायराइडिज्म, एडिसन्स डिजीज, बर्न्स, मालन्यूट्रिशन, सेप्सिस, थायमिन डेफिशिएंसी, एल्कोहल इंटॉक्सिकेशन, हाइपोग्लाइसीमिया एक्सेट्रा। तो भाई अब देखते हैं कि अगर पेशेंट को हाइपोथर्मिया हो जाए तो उसके अंदर कौन कौन से क्लिनिकल फीचर्स हमें देखने को मिलेंगे। तो भाई सबसे पहले देखते हैं माइल्ड हाइपोथर्मिया, दैट इज टेम्परेचर हमारा 35 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच में है। उस स्टेट में पेशेंट के अंदर कौन कौन से क्लिनिकल फीचर्स हमें देखने को मिल रहे होंगे। देखो भाई, जब टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस से कम होना शुरू हो जाता है, पेशेंट को लगने लगता है, जो भी हमारा सब्जेक्ट है उसे लगने लगता है कि भाई मेरे को ठंड लग रही है, और उसकी बॉडी के अंदर जितने भी कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म्स हैं वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल पेशेंट का हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होता है और एक्टिवेट होने के बाद शिवरिंग कॉज कराता है एंड पेरिफेरल वेसोकंस्ट्रिक्शन कॉज कराता है। इसकी वजह से हमारे पेशेंट के अंदर हीट जो है वो कंजर्व रहती है। इसके अलावा जो हमारा हार्ट रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा, जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा, और हमारे पेशेंट का जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। और ये सारी चीजें हो रही हैं क्यों? इन ऑर्डर टू कंपेंसेट फॉर द लॉस ऑफ हीट। तो भाई अब देखते हैं कि मॉडरेट हाइपोथर्मिया के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है। देखो भाई, मॉडरेट हाइपोथर्मिया जिसमें बॉडी का टेम्परेचर 32 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है, इस स्टेट में आते ही हमारे बॉडी का जो कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म्स हैं जिसमें शिवरिंग एंड पेरिफेरल वेसोकंस्ट्रिक्शन आता है वो फेल होना शुरू हो जाती है। मतलब कि काम करना बंद कर जाती है। क्यों भाई? क्योंकि ऐसा समझो, जब माइल्ड हाइपोथर्मिया हुआ तो बॉडी ने शिवरिंग एंड पेरिफेरल वेसोकंस्ट्रिक्शन कराना शुरू कर दिया। ये सोचे कि भाई हीट जनरेट होगी और पेशेंट का जो भी हाइपोथर्मिया हो रहा है, पेशेंट की बॉडी का टेम्परेचर जो भी कम हो रहा है वो रिकवर हो जाएगा। लेकिन भाई पेशेंट अगर कंटिन्यूअसली कोल्ड एनवायरनमेंट में है, पेशेंट अगर कंटिन्यूअसली एक ऐसी जगह है जहां ठंडक की ठंडक है, इट इज द पेशेंट इज एक्सपोज्ड टू कोल्ड एनवायरनमेंट फॉर सो लॉन्ग, तो भाई क्या होगा? कितना भी शिवरिंग करो, कितनी भी हीट जनरेट करो, बॉडी का टेम्परेचर तो बढ़ेगा नहीं क्योंकि वो ठंड में ही है। तो बॉडी भी सोचेगी यार क्यों मैं अपनी एनर्जी स्टोर को खत्म कर रही हूं शिवरिंग में, व्हाई नॉट स्टॉप इट? क्योंकि शिवरिंग से कुछ हो तो रहा नहीं है तो इससे अच्छा रोक ही दो। अब ऐसे सिचुएशन में एक कंफ्यूजन पैदा हो सकता है। कौन सा कंफ्यूजन? एक पेशेंट आया हाइपोथर्मिया का, उसमें शिवरिंग पहले हो रही थी, फिर जब हमारे पास आया, हम डॉक्टर्स के पास आया, तो भाई उसको क्या लगा? नहीं, तो उसके अंदर जो शिवरिंग थी वो तो रुक चुकी है। फिर से पेशेंट, उसको हाइपोथर्मिया हुआ, हाइपोथर्मिया हुआ तो उसे शिवरिंग हुई, शिवरिंग को लेके वो हमारे पास आया, अब शिवरिंग रुक चुकी है। तो भाई हमें दो पॉसिबिलिटीज
कंसीडर करनी होंगी उस टाइम पे। पहला कि या तो हाइपोथर्मिया उसका सही हो गया है या फिर उसका हाइपोथर्मिया और ज्यादा सीवियर हो चुका है। तो भाई कंपेंसेटरी मैकेनिज्म्स के फेलियर के साथ साथ हमें और भी चीजें इस मॉडरेट हाइपोथर्मिया के अंदर देखने को मिलेंगी। फॉर एग्जांपल ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलेगा, कार्डियक आउटपुट हमारा डिक्रीज होते हुए देखने को मिलेगा, हाइपोटेंशन देखने को मिलेगी, स्लो एंड शैलो ब्रीथिंग देखने को मिलेगी, इसके अलावा ड्राउजीनेस एंड कंफ्यूजन देखने को मिलेगा एंड पुअर कोऑर्डिनेशन हमें देखने को मिल रहा होगा। तो भाई अब बात करते हैं सीवियर हाइपोथर्मिया के अंदर क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स हमें देखने को मिल रहे होंगे। सीवियर हाइपोथर्मिया का मतलब है कि पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो चुका है और इस स्टेट में पेशेंट का थर्मोरेगुलेशन और सीएनएस फंक्शन ऑलमोस्ट पूरी तरीके से इंपेयर हो चुका है, जिसकी वजह से हमें मल्टीपल सिस्टम्स के लेवल पे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस देखने को मिल रहे होंगे। फॉर एग्जांपल न्यूरोलॉजिकल सिस्टम के लेवल पे हमें सीवियर कंफ्यूजन, स्लर्ड स्पीच, स्टूपर, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड इवेंचुअल कोमा भी देखने को मिल सकता है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के लेवल पर भाई हमें मार्क्ड ब्रेडिकार्डिया देखने को मिल सकता है, सीवियर हाइपोटेंशन देखने को मिल सकती है, कार्डियक आउटपुट बहुत ज्यादा कम हो सकता है हमारे पेशेंट का। इसके अलावा वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन एंड कार्डियक अरेस्ट का रिस्क भी पेशेंट के अंदर बढ़ सकता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के लेवल पे अगर हम बात करें तो स्लो एंड शैलो ब्रीदिंग देखने को मिलेगी एंड इवेंचुअल रेस्पिरेटरी अरेस्ट भी देखने को मिल सकता है। अब अगर मैं बात करूं ईसीजी के अंदर कौन कौन से चेंजेस देखने को मिलेंगे, तो भाई हमारा पीआर प्रोलॉन्ग्ड हो जाएगा, वाइडेंड क्यूआरएस हो जाएगा, प्रोलॉन्ग्ड क्यूटी हो जाएगा एंड जे वेव जिसे हम लोग ऑसबोर्न वेव्स भी बोलते हैं वो देखने को मिल रही होगी। तो भाई अब बात करते हैं पैराडॉक्सिकल अनड्रेसिंग की, विच इज अ वेरी यूनिक फिनोमेनन शोन बाय द पेशेंट्स ऑफ सीवियर हाइपोथर्मिया। एक्चुअली होता क्या है, सीवियर हाइपोथर्मिया में पेरिफेरल वेसोडाइलेशन की वजह से पेशेंट को एक फॉल्स सेंस ऑफ वार्मथ का एहसास होने लगता है, जिसके बाद वो अपने जितने भी कपड़े हैं वो उतारना शुरू कर देता है। मतलब हो गया रहा, पेशेंट को पहले ही बहुत ठंड लग रही है, पहले ही वो ठंडे एनवायरनमेंट में है, पहले ही उसकी बॉडी में कुछ हीट नहीं है, स्टिल वो अपने सारे कपड़े उतार देता है। क्यों? क्योंकि उसे एक फॉल्स सेंस ऑफ वार्मथ का एहसास होना शुरू हो जाता है और इसी सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं पैराडॉक्सिकल अनड्रेसिंग, यानी पेशेंट अनड्रेस कर रहा है ठंड लगने के बावजूद भी। और ऐसे सिचुएशन में कभी कभी कुछ पेशेंट्स जो हैं वो एक हिडन प्लेस को सीक आउट करना शुरू कर देते हैं, एक ऐसी जगह चले जाते हैं जहां पर लोग नहीं है और जाके छुप जाते हैं और वहां जाके बेहोश हो जाते हैं, अनकॉन्शियस हो जाते हैं और कभी कभी ऐसे सिचुएशन में वो पेशेंट्स मर भी सकते हैं और इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं हाइड एंड डाई फिनोमेना। अब बात करते हैं इन्वेस्टिगेशंस के अंदर हम लोग क्या क्या करेंगे। सिंपल सा है, ईसीजी करवाएंगे। ईसीजी में जितने भी इंटरवल्स हैं, चाहे वो पीआर हो, क्यूटी हो, आरआर हो या क्यूआरएस, वो सभी इंक्रीज होते हुए नजर आएंगे और इसके अलावा एक कैरेक्टरिस्टिक वेव देखने को मिलेगी, दैट इज जे वेव, जिसे हम लोग ऑसबोर्न वेव भी बोलते हैं। तो भाई अब देखते हैं कि किस तरह से हम लोग हाइपोथर्मिया के पेशेंट को मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर 1 स्टेप में हम लोग एबीसी को सिक्योर करेंगे। एबीसी का मतलब क्या है? एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। सेकंड नंबर पे वी विल प्रिवेंट एनी फर्दर हीट लॉस, जो भी फर्दर हीट लॉस हो रहा है उसे रोकने की कोशिश करेंगे। तीसरे नंबर पे हम लोग रीवार्मिंग करेंगे और रीवार्मिंग के अंदर हम लोग पेशेंट को सबसे पहले उस ठंडे एनवायरनमेंट से निकालेंगे, जितने भी गीले कपड़े अगर उसकी बॉडी पर हैं उसे हटाएंगे एंड देन हम लोग एक्टिव एक्सटर्नल हीटिंग शुरू करेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग हीटिंग पैड से हीटिंग ब्लैंकेट्स को यूज करेंगे, रेडिएंट वार्मर को यूज करेंगे, जो हॉट बाथ होता है उसमें पेशेंट को डाल देंगे। इसके बाद एक्टिव इंटरनल रिवार्मिंग करेंगे, जिसके तहत हम लोग वार्म आईवी फ्लूइड्स देंगे, ऑक्सीजन देंगे, पेरिटोनियल लेवाज करेंगे, गैस्ट्रिक इसोफेजियल लेवाज करेंगे या फिर ब्लैडर या फिर रेक्टल लेवाज भी कर सकते हैं। एंड फाइनल स्टेप इन द मैनेजमेंट ऑफ हाइपोथर्मिया इज द मैनेजमेंट ऑफ एनी कॉम्प्लिकेशंस अराइजिंग बिकॉज ऑफ हाइपोथर्मिया। तो भाई इस तरह से हमारा हाइपोथर्मिया का जो लेक्चर है वो होता है खत्म। अगर आप लोग जो भी हमने आज पढ़ा उसको अपने एग्जाम में लिख के आते हो, आई एम गारंटिंग यू दैट यू विल गेट अमेजिंग मार्क्स।
तो भाई मेडिसिन के और टॉपिक्स पे लेक्चर पाने के लिए यू नो व्हाट यू हैव टू डू, व्हिच इज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।